कर रहा हूँ स्टार्ट। हाय दोस्तों, पिछले वीडियो के अंदर हमने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, दैट वाज टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। और उसमें मैंने ये बताया था कि मोटर के इक्विवेलेंट सर्किट से कैसे उसका टॉर्क हम लोग डिराइव करते हैं। तो हमने क्या क्या एक्सप्रेशन डिराइव किए थे, एक बार मैं रीराइट कर देता हूं। हमने निकाला था कि डेवलप्ड टॉर्क का जनरल फॉर्मूला होता है 3/ओमेगा एस कह दो। ओमेगा एस मैंने बताया था 120 f/p को रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, इंटू VTH स्क्वायर R2 डैश बाय एस डिवाइडेड बाय RTH प्लस R2 डैश बाय एस का स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर। ऐसा हमने डिराइव किया था। इसमें हमने ये पता किया था कि जो VTH होता है ये क्या होता है, V1 इंटू मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ओवर लीकेज रिएक्टेंस प्लस मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस। RTH होता है R1 मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस ओवर लीकेज प्लस मैग्नेटाइजिंग। XTH होता है X1 XM ओवर X1 प्लस XM। फिर हमने लिया था कि अगर स्टेटर इंपीडेंस इग्नोर कर दिया जाए, अगर ये स्टेटर के इंपीडेंस को इग्नोर कर दें, तब ये RTH और XTH ये दोनों चीजें हो जाती हैं 0 और VTH बन जाता है V1। तब हमने टॉर्क का फॉर्मूला लिखा था 3/ओमेगा एस V1 स्क्वायर R2 डैश बाय एस ओवर R2 डैश बाय एस का स्क्वायर प्लस X2 डैश स्क्वायर। ये हुआ था। और फिर हमने बोला था कि लो स्लिप को हम लीनियर ऑपरेटिंग रीजन भी कहते हैं। लीनियर ऑपरेटिंग रीजन, इसके अंदर हमने बोला था ये जो R2 डैश बाय एस होता है, इट इज मच मच ग्रेटर देन X2 डैश। और ऐसा होने की वजह से जो टॉर्क है वो हो जाता है 3/ओमेगा एस V1 स्क्वायर बाय R2 डैश। ठीक है, ये सारी चीजें हमने कवर की थी लास्ट वीडियो के अंदर। और इतना अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं और हमने देखा था कि टॉर्क और स्पीड का ग्राफ कैसा आता है, जिसमें मैंने आपको अलग अलग रीजन समझाए थे। जैसे एक रीजन समझाया था जनरेटिंग रीजन, मोटरिंग रीजन और ब्रेकिंग रीजन। 3 रीजन के अंदर हमारा ग्राफ डिवाइडेड था और उसके लिए स्लिप की रेंज अलग अलग थी। जनरेटर के लिए लेस देन 0, मोटर के लिए 0 से 1 और ब्रेकिंग के लिए ग्रेटर देन 1। ठीक है, इतना सब कवर कर चुके थे। अब देखो लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो ग्राफ बनाया था वो टॉर्क y एक्सिस पे था और स्पीड x एक्सिस पे। अब बहुत बार ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि ग्राफ हमें टॉर्क वर्सेस स्पीड का ना बना के स्पीड वर्सेस टॉर्क का चाहिए होता है। अगर स्पीड वर्सेस टॉर्क का चाहिए मतलब स्पीड y एक्सिस पे होनी चाहिए और टॉर्क x एक्सिस पे, जिसका मतलब है कि ग्राफ का हमें क्या लेना पड़ेगा, इनवर्स। इतनी बात क्लियर है। अब देखो यहां पे मैं एक चीज तुम लोगों को समझाऊंगा कि इनवर्स लेते कैसे हैं। किसी भी ग्राफ का एग्जाम के अंदर या किसी भी पॉइंट पे लाइफ में इनवर्स निकालने का इजीएस्ट तरीका क्या होता है। इनवर्स का मतलब यह है कि y एक्सिस वाला वेरिएबल x एक्सिस पे आ जाए और x एक्सिस वाला वेरिएबल y एक्सिस पे आ जाए। यही मतलब होता है ना। तो एक पॉइंट लिखना यहां पे, इफ वी वांट टू डेराइव द कर्व ऑफ स्पीड वर्सेस टॉर्क, then we have to take the inverse of torque versus speed curve। ठीक है, इनवर्स लेना पड़ेगा। अब इनवर्स लेने का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड देखने वाले हैं। इनवर्स का मतलब x एक्सिस वाला वेरिएबल y पे यानी स्पीड y एक्सिस पे और टॉर्क x एक्सिस पे। अब देखो सभी लोग क्या करो कि एक ऐसा शीट ऑफ पेपर ले लो। ठीक है, ये मेरे पास एक शीट है, एक पेन ले लेना सभी लोग। अब क्या करो, इस शीट ऑफ पेपर पे टॉर्क वर्सेस स्पीड का जो हमने लास्ट लेक्चर में ग्राफ पढ़ा है वो ड्रॉ करो। तो देखो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये y एक्सिस बन गई। इतनी दूर से हो सकता है क्लियरली ना दिख रहा हो, तो एक बार मैं ड्रॉ कर लेता हूं टेबल पे रख के।
तो मैंने y एक्सिस पे पहले देखो बड़ा बड़ा t लिख देना और x एक्सिस पे बड़ा बड़ा ओमेगा। अब ग्राफ ना बहुत डार्क बनाना, डार्क मतलब ऐसा जो कि पीछे की साइड भी व्यू किया जा सके ग्राफ, ऐसा ग्राफ बनाना जो हम पेपर को अगर पलट लें तब भी देख पाए। ठीक है, तो देखो मैंने ये ग्राफ जनरेट कर लिया है टॉर्क वर्सेस स्पीड का। अब इसमें देखो अगर इसको पीछे से देखें, अपने ग्राफ को देखना, मेरे वाले ग्राफ को नहीं, पीछे से देखोगे तो क्या दिखेगा, y एक्सिस पे टॉर्क होगा लेकिन माइनस x एक्सिस पे स्पीड होगी। तो क्या करना है, ग्राफ को पलट लेना है। अब पलटने के बाद क्या करो, इसको ऐसे रोटेट कर दो 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रोटेट करोगे दिखेगा कि y एक्सिस पे तुम्हारा आ चुका है ओमेगा और x एक्सिस पे चला गया है तुम्हारा टॉर्क। y एक्सिस पे आ जाएगा ओमेगा, x एक्सिस पे आ जाएगा टॉर्क, और फिर इस ग्राफ को ट्रेस कर लेना, इस ग्राफ को पेन से ड्रॉ कर लेना। तो अगर मेरे को तुमने फॉलो किया है तो अभी जो तुम्हारे पास ग्राफ पीछे दिख रहा होगा कागज के, वो कुछ ऐसा होगा कि इधर स्पीड और इधर टॉर्क, और ग्राफ कैसा आ रहा होगा, ग्राफ पीछे से ऐसा कुछ दिख रहा होगा, कुछ इस टाइप से। ठीक है, अगर ध्यान से देखोगे मुझे यहां पे दिख रहा है मेरा ग्राफ ऐसे ही आ रहा है, तो ये हो जाता है ग्राफ का इन्वर्स। तो ग्राफ का इन्वर्स लेने में हमें करना क्या है, पेपर को एक बार फ्लिप करना है और फिर उस शीट को 90 डिग्री रोटेट करना है, फ्लिप देन रोटेट। ऐसा कर लेने से हम किसी भी ग्राफ का इन्वर्स ले सकते हैं। ये वाली स्पीड होगी ns, ये होगी स्पीड फॉर मैक्सिमम टॉर्क, और मैंने यही बताया था इतना, ये जो रीजन होता है ये होता है ऑपरेटिंग रीजन। ठीक है, ये वाला जो रीजन है ये कहलाता है ऑपरेटिंग रीजन। मोटर जनरली इसी रीजन के अंदर ऑपरेट करती है। अब देखो ये जो ग्राफ है, अगर बाकी का ग्राफ अभी भूल जाओ, ये नीचे वाला, तो ये जो ग्राफ है ना, इट सीम्स लाइक अ डीसी शंट मोटर। याद करो डीसी शंट मोटर के लिए भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स बनाई थी, तब भी मैंने एक बात बोली थी कि डीसी शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक इंडक्शन मोटर जैसी आती है, इसीलिए दो सबसे ज्यादा वाइडली यूज होने वाली मोटर है। तो अगर कभी कोई पूछता है कि इंडक्शन मोटर किसके एनालॉगस है या किस मोटर को रिप्लेस कर सकती है, तो तुम बोलोगे डीसी शंट मोटर। तो एक पॉइंट ये लिखना, विद इन द ऑपरेटिंग रीजन the characteristic of induction motor is similar to DC shunt motor, and hence an induction motor is a suitable alternative for a DC shunt motor। ठीक है, DC shunt मोटर का एक ऑल्टरनेटिव होती है इंडक्शन मोटर। ये क्लियर है ना इन्वर्स निकालने का तरीका। तो किसी भी एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, कंट्रोल हो, नेटवर्क्स हो, कहीं भी ग्राफ का इन्वर्स लेना है, इजीएस्ट तरीका याद रखना। ठीक है, ग्राफ में क्या है ना, जो स्क्रैप पैड मिलेगा उस पे ये चीज कर सकते हो इजीली, कि एक तरफ ग्राफ बनाओ दूसरी तरफ उसका इन्वर्स ले लो। तो तुम्हें क्या दिखेगा ना, बहुत सारी बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन दे रखे होंगे या क्वेश्चन बैंक के अंदर भी जो क्वेश्चन दे रखे होंगे, उसमें बहुत जगह ग्राफ टॉर्क वर्सेस स्पीड का ना बना के स्पीड वर्सेस टॉर्क का दिया होगा, और ग्राफ ऐसा ही दिया होगा जैसा मैंने ड्रॉ किया है। तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक इन्वर्स लिया गया है। अब आगे चलते हैं। अब ग्राफ के अंदर देखो मैंने दो पॉइंट्स मार्क किए थे, एक तो मैक्सिमम टॉर्क और एक स्टार्टिंग टॉर्क। तो अभी तक हमने उस पर डिस्कस नहीं किया है, इसीलिए सबसे पहले मैं मैक्सिमम टॉर्क के बारे में बात करने वाला हूं। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम डेवलप्ड टॉर्क। कितना एक इंडक्शन मोटर मैक्सिमम टॉर्क दे सकती है। अब मैक्सिमम डेवलप टॉर्क का मतलब कि जो डेवलप टॉर्क है उसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू जाननी है, और किस कंडीशन में वो मैक्सिमम आएगा वो कंडीशन मुझे डिराइव करनी है। अब देखो अपने पास डेवलप टॉर्क की इक्वेशन क्या है, 3/m
ओमेगा एस VTH स्क्वायर R2 बाय एस RTH प्लस R2 बाय एस का स्क्वायर XTH प्लस X2 का स्क्वायर। ठीक है, अब एक तो तरीका क्या है कि इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल है वो है स्लिप। या तो इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर लो स्लिप के रिस्पेक्ट में और ये पता लगा लो कि टॉर्क मैक्सिमम कहां आता है, लेकिन वो मैथमेटिकली एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया जहां पे कि हमें डेरिवेटिव का यूज करना पड़ रहा है। उसकी जगह एक और तरीका क्या होता है कि मोटर का इक्विवेलेंट सर्किट बनाओ। एक बार जब हम थेवेनिन ले चुके थे, थेवेनिन लेने के बाद मोटर का सर्किट कैसा आया था, कुछ इस टाइप से आया था। ठीक है, ये था RTH XTH X2 R2 बाय एस और VTH। अब हम एक चीज जानते हैं कि टॉर्क निकालने के दो फॉर्मूले होते हैं, तो मैकेनिकल पावर को रोटर स्पीड से डिवाइड कर दो या एयर गैप पावर को सिंक्रोनस स्पीड से। तो मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, टॉर्क डेवलप्ड इज एयर गैप पावर बाय ओमेगा एस। ओमेगा एस है सिंक्रोनस स्पीड, तो ओमेगा एस तो कांस्टेंट है, ओमेगा एस इज कांस्टेंट। ठीक है, अब टॉर्क इसका मतलब हो गया प्रोपोर्शनल हो गया एयर गैप पावर के। तो मैं कहता हूं टॉर्क डेवलप्ड इज मैक्सिमम व्हेन एयर गैप पावर इज मैक्सिमम। बात क्लियर है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर कांस्टेंट है तो जब न्यूमरेटर मैक्सिमम होगा तभी टॉर्क मैक्सिमम आएगा। अब एयर गैप पावर क्या होती है सर्किट के हिसाब से सोचें, इज पावर अक्रॉस R2 बाय एस। R2 बाय एस वाले रेजिस्टेंस की जो पावर होती है वही कहलाती है एयर गैप पावर। तो इसका मतलब यह है अगर किसी रेजिस्टेंस की पावर मैक्सिमाइज करनी है और वो रेजिस्टेंस वेरिएबल है, ये रेजिस्टेंस वेरिएबल है ना स्लिप के साथ, तो नेटवर्क की टर्म्स में अगर सोचो, अगर एक रेजिस्टेंस वेरिएबल है और उसकी पावर मैक्सिमाइज करनी है तो हम क्या कह देते हैं, दैट वील अप्लाई मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम अक्रॉस R2 बाय एस। बात समझे, छोटा पड़ जाएगा ना भाई, R2 बाय एस की पावर मैक्सिमाइज करनी है और वही खुद वेरिएबल है, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लग सकती है। एमपीटी थ्योरम का लिमिटेशन क्या है, जब जिस रेजिस्टेंस की पावर मैक्सिमाइज करनी हो अगर वो वेरिएबल ना हो के कुछ और वेरिएबल हो तब एमपीटी थ्योरम नहीं लगा सकते। जिसको मैक्सिमाइज करना है वही रेजिस्टेंस अगर वेरिएबल है देन ओनली एमपीटी कैन बी अप्लाइड। अब इसके लिए कंडीशन क्या होती है रेजिस्टिव लोड के लिए, R2 बाय एस शुड बी इक्वल टू मॉड ऑफ इंपेडेंस। बची हुई इंपेडेंस का मॉड क्या होगा, RTH स्क्वायर XTH प्लस X2 का स्क्वायर अंडर रूट R2 ओवर स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क। मैंने S की जगह क्या लिख दिया SMT, क्योंकि यहां से जो स्लिप आएगी दैट विल बी द स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क। तो SMT क्या हो गई, ये हो गई R2 बाय RTH स्क्वायर XTH प्लस X2 का स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब ये देखो ये वाला मेथड काफी सिंपल पड़ गया एज कंपेयर टू कि अगर मैं उस पूरी इक्वेशन का डेरिवेटिव लेता, तो यहां से स्लिप तो आ गई जिसपे कि मैक्सिमम टॉर्क मिलता है, लेकिन अभी मैक्सिमम टॉर्क निकालना बाकी है। तो हम ऐसे कहते हैं TEM यानी मैक्सिमम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क या Tmax भी लिख सकते हो। उसमें स्लिप की वैल्यू क्या डालोगे, स्लिप की वैल्यू डालोगे ये जो हमने SMT निकाली है, या ऐसे सोचो R2 बाय एस की वैल्यू कितनी रख दोगे,
मॉड z के बराबर। तो TEM के लिए हम क्या करते हैं, 3/ωs VTH स्क्वायर मॉड z, R2 डैश बाय s के मॉड z लिख रहा हूं बस मैं, RTH प्लस मॉड z का स्क्वायर XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर 3/ωs VTH स्क्वायर मॉड z की जगह क्या लिखोगे, RTH स्क्वायर XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर। नीचे अगर स्क्वायर एक्सपैंड करोगे तो बताओ क्या बनेगा, RTH स्क्वायर प्लस मॉड z स्क्वायर प्लस 2RTH मॉड z प्लस XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। मॉड z का स्क्वायर क्या होगा, RTH स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर, यही होगा ना मॉड z का स्क्वायर भाई। अभी ऊपर तो यही रहने दो, अब मॉड z का स्क्वायर खोलोगे तो उसमें एक RTH का स्क्वायर आएगा, एक RTH का स्क्वायर पहले से है 2RTH स्क्वायर, एक आएगा XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर और एक XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर पहले से है, प्लस 2RTH और मॉड z यहां लिख दो RTH का स्क्वायर अब देखो पूरे डिनोमिनेटर में से क्या कॉमन आ सकता है, इसमें से आ सकता है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ दिस, ये अंडर रूट वाली टर्म कॉमन आ जाएगी तो ये न्यूमरेटर को काट देगी। तो अब देखो क्या बचेगा, थोड़ा सा बस तुम्हें सोचना पड़ेगा, मैथमेटिक्स है बेसिकली और कुछ भी नहीं है। ये अंडर रूट वाली टर्म कॉमन निकालूंगा तो कट जाएगी, डिनोमिनेटर में से 2 और कॉमन निकाल लो, बचेगा क्या RTH प्लस रूट ओवर RTH स्क्वायर, ये बचेगा, दैट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है मैक्सिमम टॉर्क डिराइव करने का, और एक तरह से ये एग्जैक्ट रिलेशन हुआ मैक्सिमम टॉर्क का, क्योंकि हमने यहां एग्जैक्ट इक्वेशन यूज की है टॉर्क की। अगेन एक चीज याद दिलाना चाहूंगा, मैंने पहले भी बताया था, टॉर्क की जो कंप्लीट इक्वेशन है सिर्फ कहां एप्लीकेबल होती है, जब कभी मशीन के अंदर कोर लॉसेस इग्नोर्ड हो। अगर कोर लॉसेस कंसीडर्ड हैं तो टॉर्क निकालने के लिए हमें पावर वाले मेथड से जाना पड़ेगा, इक्विवेलेंट सर्किट का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई। अब देखो जैसे लास्ट वीडियो के अंदर हमने अप्रोक्सीमेशंस देखे थे मोटर के अंदर जो जनरली लगते हैं, तो पहला अप्रोक्सीमेशन अपना क्या था, पहला अप्रोक्सीमेशन अपना था अगर स्टेटर के इंपेडेंस इग्नोर कर दी जाए, इफ स्टेटर इंपेडेंस इज इग्नोर्ड, ऐसा अप्रोक्सीमेशन था। ऐसा करने से हुआ क्या था कि VTH बन गया था V1, RTH और XTH हो गए थे अपने 0। अगर ऐसा हुआ तो बताओ जरा SMT का फॉर्मूला क्या बचेगा, SMT का फॉर्मूला बनेगा R2 डैश डिवाइडेड बाय, नीचे से देखो RTH चला गया, XTH चला गया, बचा X2 डैश का स्क्वायर और फिर अंडर रूट, तो नीचे क्या बचा, नीचे बचा X2 डैश। डैश क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये पैरामीटर रेफर्ड होते हैं रोटर से स्टेटर पे। तो R2 डैश एक्चुअल में क्या था, रोटर से स्टेटर लाए हुए थे तो टर्न्स रेशो के स्क्वायर का यूज करके लाए होंगे। ठीक है, अब ये जो टर्न्स रेशो का स्क्वायर है दोनों में से कट जाएगा तो बचेगा R2/X2। तो दोनों की रेफर्ड वैल्यू का रेशो ले सकते हो या दोनों की ओरिजिनल वैल्यू का रेशो ले सकते हो, दैट विल गिव यू द स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क।
और फिर मैक्सिमम टॉर्क क्या हो जाएगा, अगेन उसमें यही कॉन्सेप्ट लगाओ, 3/ω/s, VTH की जगह V1 स्क्वायर अपॉन, नीचे क्या होगा देखो, RTH चला गया, XTH चला गया, तो बचा X2 डैश बाय 2 X2 डैश। ठीक है, तो ये आ गई मैक्सिमम टॉर्क की इक्वेशन। तो देखो हमें याद क्या करके जाना है एग्जाम के अंदर, ये चीज याद करके जाना, ये वाला रिलेशन, ये चीज तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क का एग्जैक्ट फॉर्मूला मैटर नहीं करता है, बट स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क, और वो भी अप्रोक्सीमेशन में, बहुत ज्यादा जरूरी है कि तुमको याद रहे, क्योंकि कंप्लीट इक्वेशन बहुत रेयरली यूज होती है एग्जाम के अंदर। अगर हो भी जाए तो मेथड याद रखना कि किस तरह से मैक्सिमम टॉर्क निकलता है, कि मैक्सिमम टॉर्क निकालने के लिए एयर गैप पावर को मैक्सिमाइज करते हैं, और उस चीज के लिए क्या करना पड़ता है, R2 डैश बाय S के अक्रॉस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम लगाना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें चाहे तो लिख लेना पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो लोग लिखना चाहें। Always remember, to derive maximum torque, we need to apply maximum power transfer theorem across R2 dash by S। ठीक है, अगला पॉइंट, if stator impedance is ignored, the slip for maximum torque is given by the ratio of rotor resistance to rotor reactance। ठीक है, रोटर रेजिस्टेंस और रोटर रिएक्टेंस के रेशो से स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क हमारी आ जाती है। अब देखो क्या होगा कि अगर रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाया जाए एज R2 इंक्रीजेस, तो स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, SMT विल इंक्रीज, लेकिन स्पीड स्पीड होती है NS 1 - S, तो ये कम हो जाएगी, यानी कि स्पीड एट मैक्सिमम टॉर्क रिड्यूसेस। ये बात समझे, लेकिन देखो जो मैक्सिमम टॉर्क है उसमें तो R2 डैश नहीं आ रहा, तो TEM इज अनअफेक्टेड। तो एक पॉइंट यही लिखना, इफ द रोटर रेजिस्टेंस इज इंक्रीज्ड, देन द स्पीड एट विच maximum torque is obtained decreases, but the maximum torque remains unaffected। maximum torque remains unaffected। दूसरी चीज देखो, टॉर्क के हर फॉर्मूले में रिएक्टेंस हमेशा नीचे आता है, तो अगर तुम टॉर्क ज्यादा चाहते हो तो तुम्हें रिएक्टेंस कम करना पड़ेगा। रिएक्टेंस कम करने का मतलब एयर गैप कम रखना पड़ेगा। तो एक पॉइंट ये लिखो, in order to increase the torque we need to in order to increase the torque we need to reduce the reactance of the motor, and since the reactance is due to leakage we need to reduce the leakage, which means we need to reduce the air gap। we need to reduce the air gap। मेरी बात समझे, अगर एयर गैप कम करोगे तभी लीकेज कम होगा, लीकेज कम होने से टॉर्क हमारा बढ़ जाएगा। ये चीजें याद रखना कि स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क हमेशा किस पे डिपेंडेंट होती है, वो हमेशा डिपेंडेंट होती है रोटर के रेजिस्टेंस पे। अब कर्व के अंदर हमने जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखाए थे उसमें एक तो था मैक्सिमम और एक था स्टार्टिंग। स्टार्टिंग का मतलब वो टॉर्क जहां पे की स्पीड हमारी जीरो हो, ऐसा टॉर्क जहां स्पीड जीरो है, दैट इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग टॉर्क। तो अगली हेडिंग डाल लेना, स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, तो ये मैक्सिमम टॉर्क वाला क्लियर है, याद क्या रखना है ये भी क्लियर है। अब मैं आ रहा हूं स्टार्टिंग टॉर्क पे। अब इसमें लिखना, द टॉर्क डेवलप्ड बाय द मोटर
when it is at rest or the speed is 0 is called as starting torque and it is also called as stalling torque, STALLING। स्टॉलिंग का क्या मतलब होता है कि मोटर को रोकने वाला टॉर्क। तो जब मोटर रुकी है उस समय पे जो टॉर्क होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग टॉर्क या स्टॉलिंग टॉर्क भी कहते हैं। स्टॉलिंग इसलिए, मान लो कि मैं आगे भागना चाहता हूं, ठीक है, मैं आगे भागना चाहता हूं लेकिन मैं रुका हुआ हूं, यानी जितना फोर्स मैं आगे भागने के लिए लगा रहा हूं उतना ही फोर्स मुझे पीछे की तरफ मिल रहा है, तभी मैं स्टेशनरी रह सकता हूं। ऐसे मान लो ये मोटर का शाफ्ट है, घूमना चाह रहा है, तुम इसे रोकना चाहते हो, तो जितने टॉर्क से आगे घूमना चाह रहा है उतना टॉर्क तुम इस पे पीछे लगा दो, तब क्या होगा, तब ये घूम नहीं पाएगा। तो इसी तरह से स्टॉलिंग टॉर्क का मतलब है कितना टॉर्क हमें लगाना पड़ेगा मोटर को रोकने के लिए, तो उतना ही टॉर्क लगा दो जितना मोटर आगे बढ़ने के लिए लगाती है, देन मोटर विल रिमेन एट रेस्ट। इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क को एक और नाम से जानते हैं स्टॉलिंग टॉर्क। बस दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टार्टिंग टॉर्क मोटर बनाती है, स्टॉलिंग टॉर्क हम लगाते हैं। हम जितना टॉर्क लगाएंगे मोटर को रोकने के लिए दैट इज स्टॉलिंग टॉर्क, मोटर जितना टॉर्क लगाएगी स्टार्ट होने के लिए दैट इज स्टार्टिंग टॉर्क। तो हम क्या जानते हैं, एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, स्टार्टिंग के समय स्पीड क्या होगी, हमेशा रोटर की स्पीड हमेशा होगी 0, तो स्लिप क्या होगी, ns माइनस NR बाय NS, यानी स्लिप होगी 1। तो टॉर्क डेवलप्ड का जो हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन है पहले वो लिख रहा हूं, 3 बाय ओमेगा s VTH स्क्वायर R2 डैश बाय S ओवर RTH प्लस R2 डैश बाय S स्क्वायर XTH प्लस X2 डैश स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें अगर स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए तो TE स्टार्टिंग यानी स्टार्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, स्लिप को 1 रख दो, सिंपली स्लिप को 1 रख दोगे तो ये आ गया R2 डैश और नीचे क्या बन गया, RTH प्लस R2 डैश का स्क्वायर प्लस XTH प्लस X2 डैश का स्क्वायर, ये बन जाएगा नीचे। तो ये जनरल एक्सप्रेशन हो जाता है हमारा स्टार्टिंग टॉर्क का। अब यहां से एक चीज ये समझ आती है कि ये जो स्टार्टिंग टॉर्क है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R2 डैश, जिसका मतलब क्या हुआ, जिसका मतलब ये है अगर रोटर का रेजिस्टेंस बढ़ाया जाए तो स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ता है। ये बात मैं पहले भी 2 से 3 बार दोहरा चुका हूं। स्टार्टिंग टॉर्क बढ़ाने का तरीका है कि रोटर का रेजिस्टेंस हाई रखो, और यही चीज सिंक्रोनस मोटर में भी मैंने बोली थी कि डैम्पर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हाई करने से मोटर इजीली स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें लिखना, as the rotor resistance is increased the starting torque will increase, so in order to start the motor to lift a heavy load the rotor resistance must be high। भाई देखो कई बार क्या होता है, जैसे मान लो ट्रेन है, अब ट्रेन में काफी सारे लोग बैठे हैं, तो ट्रेन को जब स्टार्ट होना है ना तो एक झटके से होना है क्योंकि इतने सारे लोग का वजन उसे कैरी करना है। तो उस समय पे तुम ये चाहोगे स्टार्टिंग में एकदम हाई टॉर्क डेवलप हो ताकि मोटर झटके से स्टार्ट हो पाए। नहीं तो ऐसे सोच लो, जब कोई भी बॉडी रेस्ट पे होती है तो उस पे जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, और जब चलती है तो लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन। हम ये हमेशा जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होता है, इसीलिए जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है स्टैटिक फ्रिक्शन को कैंसिल करने के लिए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जब भी कोई मोटर रेस्ट से स्टार्ट होती है तो झटके से स्टार्ट होने के लिए एकदम हाई टॉर्क चाहिए होता है, तो स्टार्टिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू रोटर रेजिस्टेंस। इसीलिए हाई स्टार्टिंग टॉर्क डिजायरेबल होता है, वरना क्या होगा ना, देखो जो मोटर हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं बना पाएगी तो वो मोटर लोड पे चालू नहीं हो सकती। माने अगर ट्रेन में स्टार्टिंग टॉर्क नहीं है तो ट्रेन को स्टार्ट करने के लिए लोगों को उतारना जरूरी है। जब वजन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो मोटर चालू हो जाएगी।
अब उसके बाद चलती हुई ट्रेन में फिर लोगों को चढ़ना होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बहुत जगह ऐसी एप्लीकेशन है, जैसे ट्रेन है, जहां की लोडेड कंडीशन में ही स्टार्ट होना जरूरी है। अब गाड़ी ही ले लो, कार का एग्जांपल ले लो, कार में लोग बैठ जाएंगे तभी तो स्टार्ट करोगे, कि कार चलाते हुए लोगों को बिठाओगे? ऑब्वियसली जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, दे हैव टू लिफ्ट अ हैवी लोड, और इसी वजह से उनका स्टार्टिंग टॉर्क हाई होना चाहिए। सेम वे में जैसे मान लो क्रेन है, क्रेन को कोई सामान उठाना है, तो क्रेन पे जो भी सामान या लोड डालोगे वो रेस्ट पे डलेगा, बाद में वो उसको लिफ्ट करेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि क्रेन लिफ्टिंग पहले स्टार्ट कर दे और बाद में उस पे लोड बढ़ाया जाए। तो स्टार्टिंग टॉर्क शुड बी हाई वेयर एवर वी नीड टू स्टार्ट द मोटर विद अ हैवी लोड। तो चाहे तो ये लिख भी लेना, एक तरह से कॉमन नॉलेज है, या ये कह लो एक कॉमन सेंस की मैं बात कर रहा हूं। स्टार्टिंग टॉर्क शुड बी हाई wherever the motor needs to start with a heavy load। अब इसके भी मैं अप्रोक्सीमेशन पे आ जाता हूं। अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? सबसे पहला, इफ स्टेटर इंपिडेंस इज इग्नोर्ड, अगर स्टेटर का इंपिडेंस इग्नोर कर दिया जाए, तब हम क्या करते हैं? आरटीएच और एक्सटीएच को 0 कर देते हैं और वीटीएच बन जाता है V1। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाता है? 3/ω/s V1 स्क्वायर R2 डैश डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बचेगा? आरटीएच तो चला गया, R2 डैश का स्क्वायर प्लस X2 डैश का स्क्वायर। और यूजुअली क्या होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है लीकेज रिएक्टेंस से काफी छोटा होता है। यूजुअली R2 डैश X2 डैश से काफी छोटा होता है। तो 3/ω/s V1 स्क्वायर R2 डैश बाय X2 डैश का स्क्वायर। ठीक है? बट ऐसा ना डायरेक्ट कभी कोई फॉर्मूला लगाना मत। तुम क्या करोगे, बस जो टॉर्क का जनरल फॉर्मूला है उसमें स्लिप को 1 रख देना, इतना ही तुम्हें एग्जाम के लिए याद रखना है। ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले कोई भी याद नहीं रखने। और देखो यही होता है जहां पे कि स्टूडेंट ना कंफ्यूज होते हैं, मशीन टिपिकल क्यों लगता है? क्योंकि कोई भी टीचर जितने भी डेरिवेशन कराता है ना, तो हमें क्या लगता है, जो जो एंड रिजल्ट डिराइव किया ये सब याद करते चलना है। अगर ऐसे याद करोगे ना, तो इंडक्शन मशीन में टॉर्क के इतने फॉर्मूले हैं कि आखिर तक भी कंप्लीट याद नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं हर पॉइंट पे बताता चल रहा हूं, याद क्या रखना है? मैक्सिमम टॉर्क में स्लिप फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क निकालते कैसे हैं, इतना याद रखना है। स्टार्टिंग टॉर्क में बस की स्लिप को 1 रख देने से जो टॉर्क आता है स्टार्टिंग टॉर्क होता है, और उसी को स्टॉलिंग टॉर्क के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है? यहां तक ये बात क्लियर हुई? अप्रोक्सीमेशंस क्लियर है सारी? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद एक पॉइंट लिखना, स्टार्टिंग टॉर्क इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रोटर लीकेज रिएक्टेंस, नीचे आ रहा है ना X2 डैश, विच मीन्स अब लीकेज सबसे ज्यादा किसमें होती है, किस तरह के स्लॉट में होती है? क्लोज स्लॉट में। लीकेज ज्यादा तो स्टार्टिंग टॉर्क कम, इससे कम होती है सेमी ओपन में, तो स्टार्टिंग टॉर्क उसका ज्यादा। सबसे कम लीकेज होती है ओपन स्लॉट में। ये तीनों तरह के स्लॉट मैंने इंडक्शन मशीन के स्टार्टिंग में पढ़ाए हैं, और ये प्रूव भी किया है कि लीकेज का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है? इसलिए स्टार्टिंग टॉर्क सबसे ज्यादा ओपन स्लॉट में मिलता है और सबसे कम क्लोज स्लॉट में। ठीक है? तो एक पॉइंट ये भी लिख लेना, इन जनरल द टॉर्क एट एनी स्लिप is inversely proportional to the leakage reactance. So the torque produced in closed slot will always be less than semi open, which itself is less than open slot। भाई हर टॉर्क में ही रिएक्टेंस तो नीचे ही आती है, तो यानी कि क्लोज स्लॉट का टॉर्क हमेशा मिनिमम होगा। अब ये चीज तो हम फॉर्मूले से बात कर सकते हैं, एज कंपेयर टू सेमी ओपन, और सबसे ज्यादा टॉर्क होगा ओपन टाइप ऑफ स्लॉट में। ठीक है?
चाहे स्टार्टिंग टॉर्क हो चाहे और कोई टॉर्क हो, टॉर्क हमेशा सबसे ज्यादा आएगा ओपन स्लॉट में। ये बात क्लियर हुई? अब एक क्वेश्चन लिखना, व्हाट इज द कंडीशन टू ऑब्टेन मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग? मैक्सिमम टॉर्क एट स्टार्टिंग। अब देखो इसने क्या बोला है कि हमें मैक्सिमम टॉर्क कहां मिल जाना चाहिए? सीधे स्टार्टिंग पे। अब टॉर्क जो है स्लिप का फंक्शन है, तो टॉर्क दो इक्वल होने का मतलब उनकी स्लिप का इक्वल होना। तो एक पॉइंट लिखना, सिंस टॉर्क इज अ फंक्शन ऑफ स्लिप, when maximum torque and starting torque are equal, their slip should also be equal. Their slip should also be equal. अब स्टार्टिंग के टाइम पे स्लिप क्या लेके चलते हैं? स्टार्टिंग में स्लिप ली जाती है 1, और मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन में, मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन में SMT which is R2 dash by X2 dash। अब तुम कहोगे दोनों स्लिप इक्वल होने का मतलब कि R2 डैश और X2 डैश बराबर हो जाएं, बट ऐसा होना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वाइंडिंग का रेजिस्टेंस हमेशा लीकेज रिएक्टेंस से कम होता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, हम ये कहते हैं सिंस R2 डैश इज लेस देन X2 डैश, SMT इज लेस देन 1। तो अगर SMT को 1 बनाना है तो ऐड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टू रोटर और यही मैंने अभी प्रूव किया था R2 by X2 भी आता है। तो मैं कहता हूं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद जो स्लिप होगी, अब देखो मैं डैश क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस तरफ जोड़ा गया है? रोटर में। अगर डैश लगाओगे ना तो आरई पे भी डैश लगाना पड़ेगा, क्योंकि आरई को भी कहां रेफर करना पड़ेगा? स्टेटर पे। जब मैं रेजिस्टेंस रोटर पे जोड़ रहा हूं तो मैं पूरी इक्वेशन किस तरफ ले रहा हूं? रोटर की तरफ। या तो पूरी इक्वेशन स्टेटर पे लोगे तो सभी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में डैश आएगा। अब हम कहेंगे स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क बराबर होने का मतलब कि 1 शुड बी इक्वल टू R2 प्लस RE बाय X2, जिसका मतलब RE हो गया X2 माइनस R2। इस टाइप के ना काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स के अंदर कि किस रेजिस्टेंस को जोड़ने से स्टार्टिंग पे मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, तो तुम डायरेक्टली लिख सकते हो X2 माइनस R2, ठीक है? ये बात क्लियर हुई? लेकिन हम ये भी जानते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस सिर्फ कौन सी मोटर में लग सकता है? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में, क्योंकि स्क्विरल केज में रोटर के टर्मिनल बाहर नहीं आते, और बाहर नहीं आएंगे तो वी कैन नॉट कनेक्ट एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो इसमें लिखना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैन ओनली बी कनेक्टेड इन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बिकॉज इन स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर we do not bring out the rotor terminals and hence no external resistance can be added। ठीक है, ये मेरी बात क्लियर हुई? ऐसा क्वेश्चन कई बार बन जाता है, तो तरीका ध्यान रखो, कभी भी दो टॉर्क इक्वल करने की बात करें तो उनकी स्लिप इक्वल करनी पड़ेगी। अब अगला लिखना, मोटर टॉर्क एज अ रेशो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। मोटर टॉर्क एज अ रेशो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। तो देखो अगर स्टेटर इंपेडेंस इग्नोर कर दिया जाए, इफ स्टेटर इंपेडेंस इज इग्नोर्ड, तो मोटर का टॉर्क क्या होता है? 3 बाय ओमेगा एस V1 स्क्वायर R2 डैश बाय एस ओवर R2 डैश बाय एस का स्क्वायर प्लस X2 डैश का स्क्वायर। अब मुझे ये टॉर्क को एक्सप्रेस करना है एज अ रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। मैक्सिमम टॉर्क आज ही हमने शुरू में डिराइव किया है,
3/ω_s v1 स्क्वायर बाय 2x2 डैश। तो मैं क्या जानना चाहता हूं, सिर्फ रेशो ऑफ डेवलप्ड टॉर्क एंड मैक्सिमम टॉर्क। तो 3/ω_s कटेगा, v1 स्क्वायर कटेगा, तो क्या होगा r2 डैश बाय s ओवर x2 डैश, सॉरी 2x2 डैश, r2 डैश बाय s स्क्वायर प्लस x2 डैश स्क्वायर। ठीक है, ये बनेगा, ऐसा ही बन रहा है ना। ठीक है, अब क्या करो, ये जो r2 डैश बाय x2 डैश ऊपर ले लिया, ये s हो गया, नीचे बचा 2, और क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, यहां पे हमने एक गलती कर दी है, ये 2x2 ना ऊपर आएगा। अभी क्या करो, नीचे से ना x2 डैश का स्क्वायर कॉमन निकाल लो। x2 डैश का स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो एक x2 डैश कट जाएगा, एक इसके डिनोमिनेटर में बच जाएगा। अब नीचे क्या बचेगा बताओ, x2 डैश का स्क्वायर कॉमन निकाला है ना, बात समझे। यहां पे ये 2x2 जब रेशो लोगे तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया, फिर मैंने यहां से x2 डैश का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकालने से ये x2 डैश कट गया और एक x2 डैश नीचे बच गया। अब मैं ये जानता हूं r2 डैश बाय x2 डैश होता है SMT, तो ये हुआ 2 SMT बाय s। सिमिलरली इधर भी r2 डैश बाय s2 डैश x2 डैश SMT बाय s का स्क्वायर। अब क्या करो, ये जो SMT बाय s है इसको नीचे ले आओ, तो ये किस फॉर्म में आएगा, s अपॉन SMT, उल्टा हो जाएगा डिनोमिनेटर में आने में, तो नीचे बचेगा SMT बाय s प्लस s बाय SMT। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। ये किसका रेशो है, दिस इज द रेशो ऑफ टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है भाई, ये क्लियर हुआ। ये फॉर्मूला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जब मैं न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में देखोगे कि इस फॉर्मूले से डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है। अब लेकिन देखो कई बार क्या होता है ना, जैसे क्लास में भी हम लोग पढ़ाते हैं, तो क्लास में कई बार थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट फंस जाते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि ये डेरिवेशन को ना और आगे एक्स्ट्रापोलेट कर लेते हैं। वो कहते हैं कि भाई आपने डेराइव किया टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क, उसमें दो स्लिप आई, एक एस और एक एसएमटी। तो अपन क्या करते हैं कि दो टॉर्क का सीधा रेशियो ले लेते हैं T1/T2, और मैं क्या करूंगा एसएमटी की जगह S1 और S की जगह S2। बट इतना दिमाग मत लगाना, ये डेरिवेशन तभी तक एप्लीकेबल है जब टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क निकालो, अदरवाइज दिस इज नॉट एप्लीकेबल। तो इसमें लिखना, दिस एक्सप्रेशन कैन ओनली बी यूज्ड टू इवैल्यूएट a torque as a ratio of maximum torque, but not to evaluate the ratio of two torques at certain value of slip। ठीक है, तो इतना बहुत है इसके अंदर, बस ये ध्यान रखना ये टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क ही देता है। इसका यूज क्वेश्चंस में कैसे हो जाता है, कई बार क्वेश्चन ऐसा बन जाता है कि भाई फुल लोड टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क की बात करें अगर, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं 2 अपॉन, स्लिप की जगह फुल लोड स्लिप आ जाती है। और कई बार इसी फॉर्मूले से स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रेशो निकालते हैं। स्टार्टिंग टॉर्क के लिए स्लिप रख दी जाती है 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला किसी भी स्लिप पे टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क का रेशो लेने के काम में आ सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो, एक क्वेश्चन ऐसा लिखना, डिटरमाइन द रेशो ऑफ स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क। ठीक है, अब ये कैसे निकालोगे, देखो यहां से रेशो ले लो, स्टार्टिंग टॉर्क टू फुल लोड टॉर्क,
हम क्या कह सकते हैं, टी स्टार्टिंग बाय टी एफ एल इज स्टार्टिंग बाय मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम बाय फुल लोड। स्टार्टिंग बाय मैक्सिमम कितना है, 2 डिवाइडेड बाय एस एम टी प्लस 1 बाय एस एम टी, और मैक्सिमम बाय फुल लोड कितना है, 1 अपॉन में 2 बाय एस एम टी बाय एस एफ एल प्लस एस एफ एल बाय एस एम टी। एक तरीका तो देखो ये हो गया, यहां 2 से 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा एस एम टी बाय एस एफ एल प्लस एस एफ एल बाय एस एम टी डिवाइडेड बाय एस एम टी प्लस 1 बाय एस एम टी। एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो, ऐसा इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कई बार क्या होता है, यही रेशियो हम करंट की टर्म्स में भी डिराइव करते हैं। वो कैसे, हम ये जानते हैं कि जो भी डेवलप टॉर्क होता है किसी मशीन में, दैट इज सिंपली एयर गैप पावर बाय ओमेगा एस। एयर गैप पावर कैसे निकलती है, R2 डैश बाय एस वाले रेजिस्टेंस की पावर को एयर गैप पावर कहते हैं। अगर इस लॉजिक से जाओगे, टॉर्क के इस फॉर्मूले से जाओगे जो करंट की टर्म्स में है, तब स्टार्टिंग अपॉन फुल लोड का कितना रेशियो आएगा, तब हम कहेंगे टी स्टार्टिंग बाय टी एफ एल। अब इसमें देखो क्या क्या कट जाएगा, 3 कांस्टेंट है वो कटेगा, R2 डैश कांस्टेंट है वो कटेगा, ओमेगा एस कांस्टेंट है वो कटेगा, बचेगा करंट। तो यहां हो जाता है I स्टार्टिंग बाय आई एफ एल, स्लिप बचेगी एस एफ एल बाय एस स्टार्टिंग। स्टार्टिंग में स्लिप होती है 1, तो ये रेशियो ऐसा बन जाता है। ये जब हम इंडक्शन मोटर की स्टार्टिंग पढ़ेंगे तब काफी ज्यादा कॉमन ये फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग टॉर्क बाय फुल लोड टॉर्क इन टर्म्स ऑफ करंट। ठीक है, ये फॉर्मूला तो तुम्हें काफी अच्छे से वैसे भी याद हो जाएगा, क्योंकि जब स्टार्टिंग पढ़ेंगे तो पूरी स्टार्टिंग वाले टॉपिक के अंदर यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा बार यूज किया जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो अब देखो, अगर मैं आज का डिस्कशन अपना समराइज करूं कि याद क्या क्या रखने वाली बात है, क्या क्या पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं। सबसे पहला, डेरिवेशन ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। इसमें क्या याद रखना है, एमपीटी अक्रॉस R2 डैश बाय एस। सेकेंड, SMT is R2 dash by X2 dash, स्टेटर इंपिडेंस इग्नोर्ड। ठीक है, अगर स्टेटर इंपिडेंस इग्नोर करोगे तो R2 डैश बाय X2 डैश। तीसरा, S is 1 एट स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए ये काम आ जाती है। इसके बाद, टॉर्क अपॉन मैक्सिमम टॉर्क is 2 by SMT by S plus S by SMT. Again, स्टेटर इंपिडेंस इग्नोर्ड। ठीक है, और एक फॉर्मूला जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग के लिए बताया, जो कि स्टार्टिंग में काम आता है, टी स्टार्टिंग बाय टी एफ एल इज आई स्टार्टिंग बाय आई एफ एल स्क्वायर इंटू एस एफ एल। इस फॉर्मूले को ज्यादा डिटेल में हम डील करेंगे जब स्टार्टिंग की मैं बात करूंगा, तब और ज्यादा डिटेल में इस फॉर्मूले के बारे में बातें करेंगे कि आई स्टार्टिंग क्या होगा, आई एफ एल क्या होगा, किस पार्ट का करंट है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो अभी इस फॉर्मूले में बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, ये जो ऊपर के 4 पॉइंट्स हैं ये बहुत अच्छे से याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।